नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अर्थात तलाक के कौन कौन से आधार हैं इस बारे में बतलाऊंगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बतलाया था, जिसमें दोनों की सहमति से डाइवोर्स किस प्रकार लेते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बतलाऊंगा कि डाइवोर्स के ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर पति एवं पत्नी तलाक के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जुरिस्डिक्शन बतलाता हूं आपको कि जहां पर पति पत्नी के रूप में उन दोनों स्पाउसेस की मैरिज हुई है। सेकंड ये कि वो लास्ट में किस जगह रिजाइड यानी रहते थे। थर्ड ये कि जहाँ पर रेस्पोंडेंट रह रहा है या पिटिशनर रह रहा है वहाँ पर भी वो लगा सकते हैं। इस जुरिस्डिक्शन के संबंध में संबंधित फैमिली कोर्ट में शादी होने के 1 वर्ष के बाद आवेदन देना होता है। सामाजिक व्यवस्था ये है कि रिश्ते शादी होने के बाद सामान्यतः सामान्य रहना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से क्योंकि दोनों पक्ष अलग अलग परिवारों से आते हैं और उनकी मैरिज होती है, उनके सोचने समझने में बहुत फर्क रहता है। किसी भी प्रकार से लड़की को अर्थात पत्नी को नए घर में जाने के बाद उस परिवार के कल्चर, उस परिवार की सारी व्यवस्थाएं, उस परिवार के लोगों से सहयोगात्मक रुख कर अपने आप को एडजस्ट करना होता है। लेकिन यदि उसकी सोच में किसी प्रकार की विकृति या जिद या भिन्नता होती है और वह उस अपने अधिकारों के प्रति ये सोचती है कि मैं इस परिवार के साथ किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो वह डाइवोर्स के लिए विभिन्न आधार जो मैं आगे अभी आपको बतलाऊंगा, डाइवोर्स की एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में संबंधित जुरिस्डिक्शन की में 1 वर्ष बाद शादी के लगा सकती है। इसमें कोर्ट भी 1 वर्ष के बाद उन ग्राउंड्स के आधार पर उसको कॉन्सिलेशन या मीडिएशन करने के बाद ये सोचती है कि किसी भी तरह से ये तलाक एक सामाजिक चिंता का विषय है और यद्यपि हर व्यक्ति को भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए अनेकों अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हिंदू जो मैरिज एक्ट है इसमें एक सैक्रामेंट अर्थात सप्तपदी के बाद ये विवाह की व्यवस्था की गई है और समाज में जो पुरानी कुरीति चली आ रही है उसको एकदम नए परिवेश में, सामाजिक परिवेश में बदला नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में सम्मानपूर्वक यद्यपि महिला को जीने का अधिकार है, किसी भी दंपत्ति के रिश्ते सामान्य रहकर तलाक की स्थिति आने के पूर्व उसको विभिन्न स्थितियों पर सामान्यतः विचार करना चाहिए। उसे बी श्योर ये पक्का कर लेना चाहिए कि अब कोई मेरे पास किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है तलाक के अलावा। दूसरे उसे पहले लीगल नॉलेज यानी कानूनी सारे अधिकार उपचार की जानकारी हो जाना चाहिए, किस तरह के अधिकार और उसकी प्राइवेसी कैसे रह सकती है। यदि हस्बैंड उससे गाली गलौच या किसी प्रकार की घटना करता है तो पुलिस आदि में कोई रिपोर्ट हुई है नहीं है। फाइनेंस का आगे कैसी क्या स्थिति रहेगी, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे उनकी क्या स्थिति होगी, कोई भी जो भी एक्शन उसको लेना है वो बड़े सोच समझकर किसी काउंसलर आदि से राय लेकर स्टेप उठाना चाहिए। अब मैं आपको इसमें विभिन्न ऐसे आधार बतलाता हूं जिसके आधार पर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में इसे शादी को सैक्रामेंट और एक पवित्र बंधन माना गया है। जो ग्राउंड्स हैं उनमें सबसे पहले मुख्य ग्राउंड है कि तलाक लेने के पूर्व सबसे अगर परिवार या उसके सदस्य या उसके पति द्वारा क्रूएल्टी या क्रूरता की जाती है या पत्नी के द्वारा दहेज आदि की मांग की जाती है, पति के द्वारा उसके साथ गाली गलौच किया जाता है या पत्नी के द्वारा पति के साथ गाली गलौच किया जाता है, बोथ साइड से ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रूएल्टी के आधार पर धारा 13(1)(a)
के तहत पिटीशन फाइल हो सकती है। क्रूएल्टी दो तरह की फिजिकल और मेंटल हो सकती है। इसमें मारना, पीटना, यातना देना किसी भी पक्ष के द्वारा हो सकता है। फिजिकल वायलेंस हो सकता है, मेंटल क्रूएल्टी हो सकती है, गाली गलौज हो सकता है। अगर वाइफ जॉब कर रही है तो पति द्वारा उसे जॉब छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है, डिमोरलाइज किया जा सकता है, या कोई उसे विनरल डिजीजेज आपस में है और वो एक दूसरे को इस बात को नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, तो इस प्रकार वह क्रूएल्टी के आधार पर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जिनके सामने कोई क्रूएल्टी हुई है इस बारे में कोई यदि गवाह आदि उपस्थित है तो भी बाद में इस बात को प्रूव कर सकता है। एनजी दस्ताने वर्सेस एस दस्ताने के मामले में वाइफ गाली गलौज देती थी और दस्ताने परिवार को बर्बाद कर देने की धमकी देती थी। इस मामले में क्रूएल्टी के आधार पर न्यायालय द्वारा डाइवोर्स की डिक्री दी गई। इसी प्रकार शोभा रानी एवं सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर के मामले में डाउरी की डिमांड आदि को लेकर हस्बैंड वाइफ में आए दिन झगड़े होते थे। इसे भी सुमन कपूर के केस में चाइल्ड एबॉर्शन 2 बार महिला द्वारा बिना सहमति के करा लेने को क्रूएल्टी का एक आधार माना गया। इस प्रकार क्रूएल्टी इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। सेकंड ग्राउंड जो डाइवोर्स का है वो डिजर्शन है। यदि धोखा देकर या त्याग देता है कोई भी पार्टी एक दूसरे को और सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉलंटरली किसी दूसरे के साथ करता है आइदर स्पाउस के अलावा, तो उसको डिजर्शन यानी धोखा देने के आधार पर भी तलाक की पिटीशन में डाइवोर्स मिल सकता है। तीसरा है अनसाउंड माइंड। यदि पागलपन या किसी तरह का अनसाउंड माइंड जैसा एक्ट एक दूसरे के प्रति किया जाता है तो इस आधार पर भी तलाक की पिटीशन लगाई जा सकती है। अदर रिलीजन में यदि शादी कर लेता है या धोखे से हिंदू बताकर शादी कर ली है और बाद में पता लगता है कि वह अन्य धर्म का व्यक्ति है तो इस आधार पर भी अदर रिलीजन होने के आधार पर डाइवोर्स की डिक्री ली जा सकती है। इसके बाद है लेप्रोसी। किसी भी पक्ष को स्पाउस को कोढ़ आदि हो जाने पर या ऐसी डिजीज जो ठीक नहीं हो सकती है जैसे विनरल डिजीज वगैरह है तो उस आधार पर भी दोनों पक्ष एक दूसरे से डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये मांग या पिटीशन डाइवोर्स होने के 1 वर्ष बाद ही पिटीशन पेश की जाएगी। दूसरे पार्टनर ने यदि रिनाउन त्याग दिया है, संसार को त्याग दिया और वो सन्यासी हो गया है या 7 वर्ष से वो मिसिंग हो गया है, एक दूसरे का कोई पता नहीं है, तो इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जाने के लिए पिटीशन लगाई जा सकती है। अन्य जो अधिनियम है अन्य समाजों के, उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत यदि कोई कार्यवाही हुई है तो उसमें भी डाइवोर्स लिए जाने के प्रोविजन है। क्रिश्चियन में इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969 के तहत भी मैक्सिमम ग्राउंड स्पेशल मैरिज एक्ट एवं हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए ग्राउंडों जैसे ही हैं। या पारसी है और वो मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के तहत डाइवोर्स लेना चाहता है तो उस अधिनियम के तहत भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर साथी को यदि 2 साल के लिए छोड़ दिया है तो यह भी वन ऑफ द ग्राउंड डाइवोर्स का हो सकता है। असाध्य मानसिक विकार है या सहवास की बहाली नहीं हो रही है, त्याग दिया है, जिंदा 7 वर्ष या उससे अधिक तक पति पत्नी का एक दूसरे के बारे में जनरल सोर्सेज से पता करने पर कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ चला गया है, तो भी 7 वर्ष के बाद डाइवोर्स का वन ऑफ द ग्राउंड हो सकता है। ये कुल मिलाकर समाज में एक भारी चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष को अर्थात पति एवं पत्नी को शादी के बाद एक बार या कई बार तक प्यार से मिल बैठकर या काउंसलिंग या मीडिएशन के द्वारा, जैसा कि कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है, तलाक लेने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। यदि पति ने कोई दूसरी शादी कर ली है तो भी पत्नी को ये अलग से ग्राउंड उपलब्ध है कि वह तलाक ले सकती है। यदि पति रेपिस्ट है या वो किसी पाशविकता या किसी अन्य जगह इन्वॉल्व है, आपस में 1 वर्ष के लिए उनमें सहवास नहीं हुआ है, पति ने पत्नी को छोड़ दिया है या वो मेंटेनेंस आदि नहीं दे रहा है और 15 वर्ष से कम यदि पत्नी की आयु है तो 18 वर्ष के पूर्व भी वो तलाक के लिए एक पिटीशन लगा सकती है। इस प्रकार जो भी ग्राउंड्स इसमें बतलाए गए हैं, इन ग्राउंड्स के आधार पर पति और पत्नी एक दूसरे से सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इन आधारों पर तलाक के लिए आवेदन
कोर्ट में शादी होने के 1 वर्ष के पश्चात या कोर्ट की अनुमति से उसके पहले भी लगा सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 3 वर्ष 4 वर्ष तक भी लग सकते हैं, क्योंकि ये मामले कंटेस्ट होते हैं, उसमें पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया से उन्हें गुजरना होता है। इसलिए संभवतः यह प्रयास करना चाहिए कि शादी होने के पश्चात दोनों पक्ष आपसी एडजस्टमेंट तथा जो भी वातावरण उपलब्ध है उसमें सुलह आपस में करके या बहुत सारी बातों को अवॉइड करके अच्छे से अपना सामाजिक परिवेश में जीवन व्यतीत करें और किसी प्रकार का एक दूसरे को डाइवोर्स जैसी स्थिति न आए। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि सम्मानपूर्वक, यद्यपि महिला हो या पुरुष हो, उसे जीने का अधिकार है। दंपति के रिश्ते सामान्य बने रहें और उसमें तलाक की नौबत ना आए। अधिकारों के लिए उन्हें अवेयरनेस हो, लेकिन विश्वास और पारस्परिक संबंध के आधार पर रिश्तों में किसी तरह की दरार ना आए और वह अच्छे से अपना जीवन भविष्य व्यतीत करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।